नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आतंकवाद से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आई हैं। तीनों का संबंध भारत से है, चीन और पाकिस्तान से भी है। पहली खबर है हाफिज तलहा सईद की। नाम से ही साफ है यह हाफिज सईद का बेटा है, जैसा बाप वैसा बेटा। उसकी आतंकी हरकतों से पूरी दुनिया तंग है। अमेरिका और भारत ने मिलकर यूएन काउंसिल में उसे ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन चीन ने वीटो कर दिया। दूसरी खबर मसूद अजहर की। एनआईए ने मसूद अजहर को चार्जशीट कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जब पीएम मोदी सामा में रैली करने गए थे तो वहां आतंकी वारदात की प्लानिंग थी। सुरक्षा बल एक्टिव थे, 2 आतंकी मार गिराए गए। इस मामले की पूरी जांच हुई तो पता चला कि मास्टरमाइंड मसूद अजहर था। यह वही मसूद अजहर है जिसके भाई अब्दुल रऊफ को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से बचाने के लिए भी चीन ने वीटो किया था। यहां भी एक तरफ आतंकवाद, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान। अब जरा तीसरी खबर का जिक्र कर लें। यह खबर सबसे ज्यादा चिंताजनक है। पाकिस्तान बाढ़ का रोना रोकर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। मामला मानवीय संवेदना का है और पाकिस्तान इसकी आड़ में ग्रे लिस्ट से बाहर आने का दांव चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाढ़ ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक का हेडक्वार्टर है, आतंक का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आतंक का एक्सपोर्टर है। आतंकी वहां पैदा होते हैं, बाकायदा कोचिंग लेते हैं और एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने की जरूरत है, लेकिन अब वो ह्यूमन शील्ड बनाकर ग्रे लिस्ट से बाहर आने का एक इमोशनल भावनात्मक कार्ड खेल रहा है। और आज कुरुक्षेत्र में भारत की सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी इन्हीं तीनों खबर पर हम डिबेट करेंगे। चीन और पाकिस्तान के ब्लैकलिस्टेड को कोऑपरेशन को बाकायदा डिकोड करेंगे। तो आज कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का असली आका चीन है? क्या हाफिज सईद मसूद अजहर आतंकी नहीं है? और क्या बाढ़ और तंगहाली वाली तस्वीर दिखाकर बच जाएगा पाकिस्तान? इन्हीं सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जरा उनका तारुफ मैं सबसे पहले करवा दूं। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उसके अलावा एसपी वैद साहब पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के, और मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और साथ ही साथ राणा अली जोहेब पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं, और अजीम भट्ट ये भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है कुरुक्षेत्र में। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये जो 2 आतंकी हैं, 2 दिन के अंदर अंदर अगर देखें तो दूसरी बार हाफिज तलहा सईद है एक, और दूसरा शाहिद महमूद है। इन्हें यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट होने से एक तरह से बचा लिया गया है, और फिर पहल की है चीन ने वीटो कर दिया। स्वाभाविक तौर पर चीन जो है वो जिस तरह से जिहादियों को समर्थन और संरक्षण देने का दुष्कर्म कर रहा है, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। किसी जमाने में पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पालने पोसने, उनको निर्यात करने का जो दुष्कर्म किया, उसका परिणाम पाकिस्तान को भोगना पड़ा। और पाकिस्तान के घर में इतने अधिक आतंकवादी हो गए कि पाकिस्तान में आज भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए नमाजियों को आतंकवादी फिदायीन हमले करके नमाजियों को मार रहे हैं। उनकी स्थिति कि विद्यालयों में जो है आतंकी हमले हो रहे हैं। उनकी स्थिति है कि फाटा पर किसी प्रकार का नियंत्रण जो है पाकिस्तान का शेष नहीं बचा है। मसूद अजहर जिसको बचाया जा रहा है, आपको ध्यान होगा इनके राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने जो अपनी पुस्तक लिखी, अपनी जीवनी लिखी, उसमें भी जिक्र किया कि मसूद अजहर ने परवेज मुशर्रफ की हत्या का षड्यंत्र रचा। तो जो इनके देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का षड्यंत्र रचे, उसको अगर बचाने का प्रयास पाकिस्तान अपने आका चीन के माध्यम से करता है, तो यह सीधा संकेत है कि पाकिस्तान की आतंक के मामले में अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वह आज भी भले ही बाढ़ के नाम पर पूरी दुनिया में कटोरे लेकर भीख मांगता हुआ पाकिस्तान घूम रहा हो, विश्व बैंक के सामने भीख मांग रहा हो, आईएमएफ के सामने भीख मांग रहा हो, सऊदी अरब के सामने भीख मांग रहा हो, अमेरिका से भीख मांग रहा हो, लेकिन आतंकियों को पालने पोसने के अपने कुकर्म से वह बाज नहीं आता। आज भी आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के विविध इलाकों में हैं, और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकी वारदात होती है तो उसके तार पाकिस्तान से मिलते हैं। वह अमेरिका से खैरात लेकर भी वो लगातार जो है उस्मा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को पालता, ऐमन अल जवाहिरी जैसे आतंकवादियों को पालता है, मुल्ला उमर जैसे आतंकियों को पालता है, मसूद अजहर और उमर शेख जैसे आतंकवादियों को
पालने का कुकर्म करता है, तो आतंकवाद का गर्भगृह बनकर पाकिस्तान जिस तरह से आज फटने की कगार पर खड़ा हुआ है, दिवाला पिटने की कगार पर खड़ा हुआ है, और अब आतंकी उसको खा रही है, स्थिति के बाद भी वह सुधरने के लिए तैयार नहीं है, संभलने के लिए तैयार नहीं है। और इस अपराध में, वैश्विक आतंकवाद के इस भयंकर अपराध में आज भी जिस तरह से चीन उसको संरक्षण दे रहा है, कालांतर में शिनजियांग प्रांत में उसको इसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर आज भले ही पाकिस्तान चुप हो, लेकिन आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जो इनकी BRI बॉर्ड रोड इनिशिएटिव जो इनका चल रहा है, बिल्कुल, उसमें जो है बलूचिस्तान के पास में वीगर मुसलमान ने ही फिदाई बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शय जो है वो चीन की मिल रही है पाकिस्तान को। हमारे साथ दो खास पाकिस्तानी मेहमान भी जुड़े हैं, उनके पास मैं आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जरा एक बार सब मेहमानों के पास मैं चला जाऊं। दो पाकिस्तानी मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊं। उससे पहले SP वैद साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जम्मू कश्मीर, देखिए आप वहां रहे हैं और आपको पूरी पहचान है उस इलाके की। अगर NI की हम बात करें तो मसूद अजहर को चार्जशीट कर दिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सांबा रैली करने के लिए गए थे 370 हटने के बाद, तो वहां बाकायदा आतंकी वारदात करने की एक प्लानिंग थी। 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, और उनका ताल्लुक जो है वो पता चला कि पूरा जो मास्टरमाइंड है वो मसूद अजहर था, और इसका भाई अब्दुल राउफ वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है, और उसके लिए भी, उसको बचाने के लिए भी चीन ने बाकायदा वीटो किया था। तो सीधे सीधे वो दोगलापन चीन का सामने आ रहा है। पंकज जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया। जब प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे थे सांबा में, तो ये साजिश उस वक्त पाई गई और उसमें 2 आतंकी मारे गए। और ये जो प्लान था, ये साजिश जो थी, ये इसको पाकिस्तान में प्लान किया गया, और उसमें उन सब को लिस्ट किया गया जो अजहर मसूद है, और बाकी उनका जो भाई है, और कुछ लोग जो वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने इसमें प्लानिंग की, और कुछ लोग यहाँ जो पकड़े गए बाद में कश्मीर घाटी से, उन सब की साजिश थी। तो इसमें मैं समझता हूँ NIA ने चार्जशीट करके अच्छा कदम लिया, और इसको आप जानते हैं अजहर मसूद ग्लोबल टेररिस्ट है, और चाइना पाकिस्तान के इन हरकतों को एक संरक्षण देता है। और ये जो क्रिमिनल नेक्सस जो पाकिस्तान के साथ चाइना ने बनाया है, बेसिकली वो नहीं चाहते कि भारत एक ग्लोबल पावर बने और डिस्टर्ब हालात, इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब रहे, यहाँ टेररिज्म पनपता रहे, यहाँ की हालात खराब होते रहें। लेकिन इन सब चीज़ों से भारत की जो प्रगति है वो रुकने वाली नहीं है, और बहुत जल्दी, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम अगले 25 सालों में एक डेवलप पावर बनेंगे, और वो बिना शक बनेंगे। ये सारी दुनिया को एक क्लियर मैसेज होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी फेमस कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप। आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। भारत ने IT में एक एजुकेशन पॉलिसी और IT की में जो अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार किया, आज भारत पूरी दुनिया में एक IT पावर बना है। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर आवाजें उठ रही हैं। मैं बहुत देखता रहता हूं पाकिस्तान का टीवी। वहां के जो नया जो तबका है, नया जो यूथ है वहां का, आज वो क्वेश्चन करते हैं उनकी एस्टैब्लिशमेंट को कि आपने। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। इसी बारे में जरा मेरे साथ 2 पाकिस्तानी मेहमान हैं। सर, मैं आपके पास आता हूं। वैद साहब, पहले मैं आना चाहूंगा जरा बट साहब आपके पास, अजीम बट आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, मेरे पास 7 वजहें हैं ऐसी जिससे पता चलता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक देशों में पाकिस्तान का नाम शुमार है। ऐसे मैं एक एक करके आपको उसके एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन अभी जिस तरह से चीन की शय मिल रही है, कहीं ना कहीं वो हिम्मत बढ़ा रही है पाकिस्तान की, हम देख रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एग्री करता हूं कि बिल्कुल भी हमारे जो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो हमारे हालात को बेहतर होना चाहिए, और एक माजी रहा है। मुझे ये मानने में किसी सूरत भी जो है ना वो हिचकिचाहट नहीं होगी कि एक माजी रहा है, एक पास्ट रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमारी जो स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर बड़ी वाजिया तब्दीली आई है, और वो आपको भी समझने की जरूरत है कि 2008 से पहले पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी और थी।
जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले स्टेट पॉलिसी और थी, उसके बाद उसको बहुत ज्यादा फर्निश किया गया है, रीन्यू किया गया है, उसके अंदर चीजें जो है वो बड़ी डेवलप हुई हैं। अभी जो आपके लास्ट गेस्ट बात करते हैं वो दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अभी बहुत ओपनली और ब्लंटली गुफ्तगू होती है कि हमारी पास्ट की जो गलतियां हैं उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, उसको सुधारने की जरूरत है। चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हमारी जो है वो 2008 या 90s के अंदर जो हमारी जो है वो एक शमूलियत थी है वो किसी भी सूरत में हो। लेकिन बात यह है कि आपको भी ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह अभी लास्ट पैनलिस्ट ने बात की कि नया नया जो हमारा तबका है वो सवाल उठाता है और अब बहुत सी चीजों को तब्दील किया जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें सुधरने की जरूरत है। मैं ये मानने के लिए आज भी बड़ी बड़ी ओपनली मैं बात करूंगा कि अभी भी बहुत सी चीजें दुरुस्त होने की जरूरत है और उसको किया जा रहा है, मगर उसके लिए वक्त लगेगा। हमारा पिछला जो पास्ट है तकरीबन 40-50 साल का, उसका उसका ठीक है, हमने आपकी बात समझी। मैं लौटूंगा आपके पास। जरा जनरल शिवाज हमारे साथ है। जनरल शिवाज, जो बात कही है यहां पर भट्ट साहब ने, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हो? कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदल रहा है, 2008 के बाद से बदलना शुरू हुआ है। तो आपको लगता है, आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरने की कोशिश कर रहा है? सुधरा है क्या पाकिस्तान? हाँ पंकज, देखो ये विडंबना है, ये सच बात कह रहे हैं कि बदलने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता नहीं ज़मीन पे कुछ बदलाव आया है। अगर देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री कि 60s और 70s में उनकी जीडीपी भारत से भी अच्छी थी और बहुत अच्छा कर रहे थे वो इकोनॉमिकली, और जब से उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया आज वो डूब गए। 186 बिलियन डॉलर का उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज उन्होंने उनको ग्रे लिस्ट पर डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट पे नौबत है। और अब जो हिसाब किताब क्या है कि जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद का साथ दिया, गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में फर्क किया है। वो टेररिस्ट जो कि भारत के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं उनको गुड टेररिस्ट बोलते हैं, लश्कर-ए-तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे। जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान उनके ऊपर अटैक करता है उनको बैड टेररिस्ट करते हैं। अब जो बात करें भट्ट साहब की, हाँ आज बदलाव आया है मगर वो जमीन पे नहीं नजर आ रहा। आप देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 10,000 आतंकवादी अभी भी बैठे हैं, लश्कर-ए-तौबा और जैसे मोहम्मद के, और वो लैस है M16 और M4 राइफल जो कि अमेरिकन छोड़ गए थे अफगानिस्तान में। ये वो 10,000 आतंकवादी हैं जो कंधे से कंधा मिला के तालिबान के साथ अमेरिकन और अफगान फोर्सेस के साथ लड़े थे। तो ये कहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी भी हो रहा है, ये आतंकवाद भेजने की कोशिश करते रहे। मैं ये कहता हूं कि अगर सच्चे मन से पाकिस्तान कोशिश करे तो कुछ बदलाव हो सकता है, मगर कोशिश बिल्कुल नहीं हो रही। जो कहने में और करने में फर्क है, कहनी और करनी में फर्क है। देखो सच्चाई यह है कि जब पाकिस्तान और चीन का एक नेक्सस है, ये जो बात करें हाफिज सईद और मसूद अजहर, इनके भाई भतीजों को चीन छुड़ाने की हरदम कोशिश करता है, उनको चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर ना करे। मैं एक ही चीज मैं ये कहना चाहता हूं, ये वही चीन है जहां पर विगर मुसलमानों के साथ क्या जाती होती है सिंगजांग में। क्या किसी पाकिस्तान ने सोचा है कि वही चाइना जो कि एक कंसंट्रेशन कैंप। जरा यहां रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन से यह खबर आ रही है, ब्रिटेन की अभी जो नई प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या इसकी वजह है? 6 हफ्ते के अंदर अंदर लिज ट्रस का इस्तीफा है। आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले ही 6 सितंबर 2022 को पीएम बनी थी लिज ट्रस, और अब जो खबर आ रही है वो ये कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी क्या वजह कि सिर्फ 44 दिन ही प्रधानमंत्री रह पाई लिज ट्रस। तो एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त ब्रिटेन से, वो ये कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया, और ये केवल 6 हफ्ते के अंदर अंदर। इस तरह की घटना इससे पहले ब्रिटेन में देखने को नहीं मिली है। केवल 44 दिन में ही इस्तीफा दे दिया है लिज ट्रस ने। तो आपको बता दें कि किस तरह से एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है। लिज ट्रस चुनी गई थी प्रधानमंत्री। आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं। An international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent. And our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady.
We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. तो लिज ट्रस को आपने सुना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी चुनी गई थी वो, और मैं डिलीवर नहीं कर पाई जैसा कि मुझे अपेक्षा थी, और मैंने हिज मैजेस्टी यानी किंग को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो लिज ट्रस ने 6 हफ्ते के भीतर भीतर ही इस्तीफा दे दिया है। केवल 44 दिन ही प्रधानमंत्री रह पाई लिज ट्रस, और इसकी बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की है। अभी आपने सुना, उन्होंने ये तमाम बातें कही कि मैं लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पद से चुनी गई थी, लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री ब्रिटेन की, और मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। मैंने बाकायदा हिज मैजेस्टी यानी किंग को अपना इस्तीफा दे दिया है, और जब तक कि सक्सेसर नहीं उनका चुना जाता तब तक मैं प्रधानमंत्री पद के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाई और अब मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। लिज ट्रस 6 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके तहत लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी चुनी गई थी, प्रधानमंत्री बनी थी ब्रिटेन की, और केवल 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 44 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और ये आपने बाकायदा उन्होंने इस बात की अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाई, जो मुझसे अपेक्षाएं थी लोगों को उसमें मैं खरा नहीं उतर पाई, लेकिन मैं तब तक पीएम बनी रहूंगी जब तक कि नया प्रधानमंत्री यानी उनका सक्सेसर नहीं चुन लिया जाता। तो लिज ट्रस ने ये साफ कहा अपने आवाम के लिए। उन्होंने कहा कि मैं जब तक नया सक्सेसर नहीं मेरा चुना जाता, नया प्रधानमंत्री नहीं बनता, तब तक मैं अपने पद पे बनी रहूंगी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाई और लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ब्रिटेन से आ रही है। जनरल शिवाज, अपनी बात आप जरा कंटिन्यू करें, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे। मेरे को पंकज, मैं 2-3 बातें बड़े इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि देखो, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अगर वो सच्चे मन से आतंकवाद के साथ लड़ना चाहता है तो फिर ये जो 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उन पे एक्शन क्यों नहीं लेता, जो 80 वो पाकिस्तान में हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वो इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं बनने देता। उसके बाद उनके जो दाऊद इब्राहिम है उसको भी रखा हुआ है कराची के अंदर। जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे इन आतंकवादियों पे, कैसे वो कह सकते हैं हम आतंकवाद की पॉलिसी चेंज होगी। देखो, हिलेरी क्लिंटन ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर आप, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उस समय, कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन वो आपको डसेगा। और आज वो उस मुकाम पे पहुंच गया है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का एक विक्टिम बनाने का ढोंग रच रहा है। मैं वापस लौटूंगा जनरल साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। जरा अजीम भट्ट को अभी आपने राणा अली जोहेब सुना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोशिश नजर आनी चाहिए। यानी कथनी में, कहने और करने में फर्क होता है, वो हमने देखा है बार बार। देखिए, मेरे पास 7 ऐसी वजह हैं जिनका मैंने अजीम भट्ट से भी जिक्र किया। उनमें सबसे बड़ी वजह तो देखिए सारी दुनिया ने देखी कि ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद तक को शरण दी हुई है। तमाम आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान, और ये बात तो अमेरिका ने भी कई मौकों पर कही है। और अब कहीं ना कहीं ये रोना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने बाढ़ की वजह बताकर ग्रे लिस्ट से, ताकि नाम बाहर आए और तमाम दुनिया भर से उन्हें पैसा पहुंचे और हेल्प किसी तरह से मिल पाए। बहुत शुक्रिया आपका पंकज। देखें, जब आप अपने शो का इंट्रो भी करवा रहे थे ना, तो इसी दौरान मेरे जहन में ना एक शेर आ गया। मैं आपकी तवज्जो से आपके नाजरीन के गोशगवार करता चलूं कि जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में खुशी के शादियाने बजाए, अगर जब आप पे मुश्किल वक्त आए तो जो खुशी के शादियाने बजाए, ऐसे कम ज़र्फ हमसाये से दूर का दुश्मन अच्छा है। आपने अपने शो के में भी सारी बातें यही की कि जनाब बाढ़ का आपने सहारा ले लिया, आप उस सहारे को लेके आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकल रहे हैं। तो मैं आपकी ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट कर दूं कि ग्रे लिस्ट से हम बाहर व्हाइट लिस्ट में बाढ़ की वजह से नहीं आए हैं। ये फैसला मार्च अप्रैल का हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है जो अगले सेशन में होगा। बाढ़ तो उसके बाद आई है, सैलाब तो उसके बाद आया है, लेकिन आप जिस तरीके से इस सैलाब को या ये मुश्किल वक्त को प्रोपेगेंडा करके इस पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंसानियत के नाते आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने ये किया, जिसमें हमें ये पता चला कि जी ठीक है, हम पे मुश्किल वक्त आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारा और निकल भी गया।
हमें हर तरफ से हो, तो लिहाजा ये दो चीजें आप करेक्ट कर लीजिए कि हम ग्रे लिस्ट में अपनी प्रोग्रेस की वजह से बाहर आ रहे हैं, हम किसी के प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना वो शेर से उन्होंने अर्ज किया, राणा अली ज़ोएब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हम अपनी मेहनत से ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहे हैं, बाढ़ तो बाद में आई है, और ये उल्टा हमारे ऊपर इन्होंने एक तरह से हमला करने की कोशिश की। हमला नहीं, मैंने आपको कमजोर वो हैं जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, कमजोर वो हैं जो पूरी दुनिया में मानवता के विरुद्ध कार्रवाइयां करने वालों को पालते पोसते हैं, कमजोर वो हैं जो अमेरिका से खैरात लेकर ओसामा बिन लादेन को अपने पिछवाड़े में पालने का पाप करते हैं, कमजोर वो हैं जो लंदन में जो बम फुड़वाने का काम करते हैं और उसे छोड़कर भाग खड़े होने की कोशिश करते हैं, कमजोर वो हैं जो बच्चों को भटका कर बहका कर गरीबों को जो है वो अफीम खिलाकर उनको रेडिकलाइज करके उनको मरने के लिए भारत की तरफ छोड़ते हैं, कमजोर वो हैं जो अपने आतंकवादियों और सैनिकों की लाशें भी नहीं लेते हैं। तो आप क्या बातें कर रहे हैं भाई? अभी अजीम भट्ट साहब कह रहे थे कि 2008 के बाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी चेंज हुई है। अरे साहब, 2008 के बाद चेंज हुई होती है अगर आपकी टेररिज्म पे लेके कोई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, तो आप ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले 2009-10 तक कर दिए होते, लेकिन आपने नहीं किया। 2011 में अमेरिका ने घुसकर जिस ओसामा बिन लादेन के लिए आप बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, और ना सिर्फ ये अकेला उदाहरण एग्जाम्पल है, बल्कि कई सारे ऐसे उदाहरण है। हाफिज सईद वो लगातार तकरीरें करता रहता है, रैलियां करता रहता है, उस पर किसी तरह की पाबंदियां नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, जरा आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। जी, तो अब एफएटीएफ की लिस्ट की जो आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, क्या पाकिस्तान ने सारे आतंकी कैंप बंद कर दिए हैं? क्या आज भी अफगानिस्तान आपके खिलाफ जो है शिकायतें करता है कि नहीं करता है? भारत में आप आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए सक्रिय रहते हैं, ये क्या सत्य नहीं है? आप पूरी दुनिया में आतंकी जो है प्रयोगशाला बने बैठे हैं, इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे यहां बदलाव आया हुआ है, हमें एफएटीएफ से बाहर जाना। साहब, एफएटीएफ से आप बाहर जाकर भी क्या कर लेने वाले हैं? लेकर तो भीख का कटोरा ही टहलने वाले हैं। आपके पास उद्योग के नाम पे तो गधे ही बेचने वाले हैं। प्रधानमंत्री का खर्चा जो है भैंसे बेच के आप निकालने वाले हैं। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी बात कही, जरा अजीम भट्ट से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अजीम भट्ट, देखिए, पाकिस्तान अगर सुधरना भी चाह रहा है तो वो दिखना चाहिए ना, जो वहां की आवाम है वो परेशान हाल नजर आती है। आपका जो पड़ोसी है अफगानिस्तान, वो लगातार ये बात अपना दुश्मन मानता है पाकिस्तान को, तो किस तरह से तमाम पनाहगाहें जो हैं आतंकवादियों की वो पाकिस्तान में है, तो कैसे यकीन करे कोई पाकिस्तान की बात पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करूंगा प्रवीण अपना जो है ना शुक्ला साहब की बात को। मैं इस लेवल की गुफ्तगू नहीं करना चाहता पिछवाड़े में, और ये मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि राना अली ज़ोएब ने जो कमजर्फ का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ठीक। शुक्ला साहब सुन लेना, कमजर्फ किसने प्रयोग किया? शुक्ला साहब, और पिछवाड़ा गाली नहीं है साहब, पिछवाड़ा गाली नहीं है। जरा प्रेम शुक्ला जी सुन लेते हैं। देखिए, कमजर्फ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो आपने नहीं किया। क्यों हिट हो रही है? अजीम भट्ट वो शब्द आपने नहीं किया। चलिए, आप अपनी बात कहें। प्रेम शुक्ला जी जरा सुन ले। पैदा नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। एक मिनट, राना अली, मैं आपके पास आऊंगा। अजीम भट्ट जरा बोलिए, आप अपनी बात कहिए। हम आपकी बात सुकून से सुन रहे हैं, आप हमारी भी सुनिए, आपको सुननी पड़ेगी। एग्जैक्टली बात ये है कि देखें, हम किसी की बात में नहीं बोले, हमारी सुन लीजिए। बात ये है कि कमजर्फ का लफ्ज राना ज़ोएब ने इस्तेमाल किया, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वो जिस तरह से हिट किया ना शुक्ला साहब को, इसका मतलब ये है कि वाकई वो कमजर्फ हैं। बीजेपी का झंडा पीछे लगा हुआ है, वो साबित करता है कि बीजेपी कितनी के तासुब पसंद और कमजर्फ जमात है। अभी जरा पाकिस्तान की बात हो रही है, उस पर बोलिए ना आप। जो सवाल पूछा गया अजीम भट्ट, उस पर सीधे जवाब दीजिए। ठीक है, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, जरा सुन ले उनको। हाँ, बात ये क्या बातों में सवाल के ऊपर देखें, आप हाफिज सईद की बार बार बात कर रहे हैं, दीगर टेररिस्ट की, आपके नजदीक जो टेररिस्ट हैं आप उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे पे अगर प्रेशर आया और हमें कोई सबूत मिले तो हाफिज सईद साहब को इस वक्त अदालतों ने सजा दी है,
और हमने उनको सजा दी हुई है। हमारे पास सबूत आए अगर किसी चीज के, हमने उनको सजा दी। बात यह है कि आप लोग ये चाहते हैं कि हम कोई भी बंदा आप अपने मुंह से निकालें और हम अपना उठा के बंदा आपको दे देंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। हमारी अदालतें हैं, हमारे यहाँ पर अगर कोई काम हुआ है हमारी अदालतें उसको साबित करेंगी, हमारी स्टेट उसको साबित करेगी, उसको सजा देगी। हाफिज सईद की मिसाल उसके सामने है। यही वो रीजन है कि मैं कह रहा हूँ कि बदलने की कोशिश की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप उठाए जा रहे हैं। आपको उसके अंदर हमें हेल्प आउट करना चाहिए, बजाय इसके कि शुक्ला साहब की तरह या उनकी पार्टी की तरह की जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। जनरल हम शिवाज एक अच्छी आप कोशिश कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं जो बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, हमारी अदालतें हैं, सजा सुनाई जा रही है, जेल में डाला जा रहा है। नहीं लगता आपको कि केवल दिखावे के लिए हो रहा है ये सब? देखो, सच्चाई ये है, जब भी कभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक प्रकार मीटिंग होने वाली होती है, उससे कोई चंद एक समय पहले ये एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ एक एक्शन दिखावा है, उसके बाद जैसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग खत्म हो जाती कोई एक्शन नहीं लेते। देखो, सच्चाई है, मुंबई का जो अटैक हुआ था उसके भारत ने बड़े कॉन्क्रीट एविडेंस और डोजियर के साथ दिया, और वो जो डोजियर और एविडेंस है वो कोर्ट पे प्रस्तुत नहीं किया गया पाकिस्तान ने। तो एक प्रकार से ये पाकिस्तान के कोर्ट कैसे डिसीजन जजमेंट लेंगे जब आप उसका कोई एविडेंस ही नहीं देंगे? जब तक आपका विल नहीं है कि उसके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाए, वो सबको पता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, वो इन्वॉल्व थे। वो एक आप देखो जो लोग मरे थे मुंबई के उसमें, वो इंडियन ही नहीं थे, पूरे वर्ल्ड के नुमाइंदे थे। तो एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये एक्शन था और हमने उनके लिए एक पुख्ता एविडेंस दिया। क्या पाकिस्तान के कोर्ट ने उनको सजा दी? तो अगर आप कहें कि हमारे पास एविडेंस होगा तो हम देंगे, ऐसे ही तो पाकिस्तान आतंकवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है और 100 में से 80 आतंकवादी जो इंटरनेशनल हैं वो पाकिस्तान में हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे लिस्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए डाला है, तो भारत ने तो डाला नहीं। तो सच्चाई है, अगर आप ऐसे ही ना करते रहे, मुकरते रहे और कहनी और करनी में फर्क करते रहे, तो आपकी जो हालात अभी हैं उससे भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए आपका प्रॉब्लम क्या है, उस पर एक्शन लें। आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ही एक आतंकवादी मानते हैं। याद रखो पेशावर में उसने किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया था। तो ऐसे में आतंकवाद आपने पैदा किया, आप विक्टिम हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा। अगर वो सच में आतंकवाद का को सफाया करना चाहते हैं तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत के साथ छोड़े, और ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी हैं उनके ऊपर एक्शन ले और भारत को उनको वो दे, उनको एक प्रकार ट्रांसफर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि कॉन्क्रीट एक्शन लें। ये दिखावे में नुकसान ज्यादा पाकिस्तान का, भारत का नहीं। भारत देखो कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली टूटने के कगार में है। तो ये पाकिस्तान को अपने सच्चे मन से देखना पड़ेगा, कितनी देर वो आतंकवाद का साथ देते रहेंगे, और जितना वो ज्यादा देंगे वो दलदल में फंसते जाएंगे, उससे निकलना मुश्किल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में जो बातचीत थी, आज अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को एक प्रकार से उंगली उठा रही है कि आप डूरन लाइन के पार से आतंकवादी भेजते हैं। तो ये आज का हालात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को समझना चाहिए, जब तक वो आतंकवाद पालता रहेगा वो एक प्रकार बदी से बदनाम होगा और धीरे धीरे उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कमजोर होगी। मैं इस बात को मानता हूं, यहां पर मेजॉरिटी है अवाम पाकिस्तान का, वो नहीं चाहता आतंकवाद, वो चाहता बदलाव। मगर क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके लिए रेडी है? आईएसआई और जो पाकिस्तान की आर्मी जो डीप स्टेट बोलते हैं, क्या वो तैयार है? वो नहीं तैयार है। वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बात जनरल साहब ने कही है कि आवाम क्या चाहता है पाकिस्तान का। वो हम आए दिन तमाम लोगों की बातें सुनते रहते हैं, पाकिस्तानी आवाम की बातें सुनते रहते हैं, और वहां की सल्तनत क्या चाहती है, वहां की सेना क्या चाहती है, आईएसआई क्या चाहती है, यानी दोनों की जो इच्छाएं हैं वो जुदा हैं। ये तो बात आप भी मानेंगे, और सही मंशा से अगर पाकिस्तान ने स्टेप उठाए होते तो शायद कोई स्थिति और होती। यह मानते हैं आप? इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? पंकज जी, देखिए, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। मैं शायद अगर अवाम की बात को तो दूर रखें, मैं अगर अपनी जात की बात करूं ना, तो मैं पहले भी बड़ी दफा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका हूं कि मैं वो शख्स हूं कि जो ये चाहता है कि यार पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल होने चाहिए, आपसी ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, ट्रेड चलनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होना चाहिए। ये दोनों गवर्नमेंट लेवल पे काम होते हैं और होने चाहिए। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं। देखिए, जिस बात की आपने बात की ना, जनरल साहब ने कहा जी गुड तालिबान और बैड तालिबान की टर्म आप यूज करते हैं। मैं थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे ये कर दूं कि जब एपीएस में हमारा आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक हुआ ना, जब बच्चे हमारे शहीद हुए,
उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अनाउंस किया था कि अब कोई गुड तालिबान नहीं, कोई बैड तालिबान नहीं। इस इंसिडेंट को 6-7-8 साल हो चुके हैं, तो लिहाजा अब हमारे यहाँ ये जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, देखिए ये हमें भी, आप यकीन करिए, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, ये हमें भी नहीं पता, ये पाकिस्तान को भी नहीं पता कि वे इस वक्त पाकिस्तान में हैं भी हैं कि नहीं है। वो नहीं है पाकिस्तान में। क्यों? मसूद अजहर की जो इनकी तंजीम है वो बैंड है पाकिस्तान में। हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने सजा दी, जो वो अदालती सजा काट रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वैद साहब कैसे इनकी बातों पे यकीन करें? वो कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम है भी या नहीं है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अभी आप देखिए एनआईए ने जिस तरह से उनकी एफआईआर में 5 डिस्ट्रिक्ट्स के 8 ठिकानों पे छापेमारी की थी और किस तरह से एक आतंकी का पता चला था और फिर बाकायदा वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था और तमाम जो हथियार हैं वो किस तरह से सप्लाई हो रहे हैं, ये सब कुछ उसके देखरेख में हो रहा था यहां पर। पंकज जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर अजीम भट्ट और राना अली को। ये नई पीढ़ी है पाकिस्तान की और मैं ऐसी आवाजें और भी सुनता हूं पाकिस्तान से, इसमें कोई शक नहीं। जो जनरल साहब कह रहे थे, हमारे जो अवाम है पाकिस्तान का, मेजॉरिटी, मैं नहीं कहूंगा सभी, लेकिन बहुत जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी देखते हैं कि भारत कहां पहुंच गया और हम कहां हैं। ये बिकॉज ऑफ द पॉलिसी। सर उन्होंने कहा कि डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। क्या भारत ने तो बहुत बार कोशिश की है ना, उसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। और जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है, एक्चुअली इनकी ट्रेजेडी क्या है कि वहां हर चीज कंट्रोल वहां की एस्टैब्लिशमेंट करती है। वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से बुलाया, आज इमरान खान को ले आए, कल दूसरे को ले आए, और ये बच्चे सब समझते हैं, इन सबको मालूम है। ये देखते हैं कि भारत आज कहां पहुंच गया और इकट्ठे आजाद हुए थे, हम वहां क्यों नहीं पहुंचे। मैं रोज इनका टीवी देखता हूं, तो ये लेकिन सब कुछ कंट्रोल्ड है एस्टैब्लिशमेंट में। हालांकि जनरल वाजवा ने, जो आउटगोइंग आर्मी चीफ हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होता है। यू हैव टू वॉक द टॉक। आप सिर्फ स्टेटमेंट देने से ये नहीं होता, आपको वो भारत को वो चीजें आपको ग्राउंड पे दिखानी है। अगर आज भी लॉन्चिंग पैड भरे हुए हैं हजारों टेररिस्ट से, आज भी ड्रोन से आप हथियार ड्रॉप कर रहे हो, आज भी अगर ड्रग्स को भेज रहे हो, ड्रग ट्रेड करवा रहे हो, पूरा नार्को टेररिज्म चला रहे हो, आज भी पूरी दुनिया में कोई भी इंसिडेंट होता है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। मुंबई के अटैक्स की पूरी एविडेंस दी है, तो उसमें आप फर्दर कार्रवाई जो पाकिस्तान लेवल पे होनी थी वो आप करके दिखाएं। जब तक वो एक्शनेबल, आप दाऊद इब्राहिम वहां उसको प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। पाकिस्तान का क्या पर्पस सर्व करता है आम आदमी का? वो वहां की एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस, बिकॉज नार्को टेररिज्म करके जितनी कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो दिया जाता है एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को, जो जनरलों को। तो ये पाकिस्तान का अवाम समझता है, लेकिन वहां की एस्टैब्लिशमेंट को ये जो उनकी नीयत में अगर तब्दीली है वो ग्राउंड में दिखती नहीं है, वो दिखानी पड़ेगी। जोहेब देखिए, यहां जनरल शिवाच ने जो कुछ बोला, और डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी हैं वैद साहब, जो आप बात बोल रहे हैं कि चलिए बीजेपी की आपने बात की, प्रेम शुक्ला जी की आपने बात की, तो यहां तो एक फौजी बोल रहा है और एक डीजीपी बोल रहा है, उनकी बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे? यानी कोशिशें, जिस कोशिशों का जो पैमाना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए, इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूं कि हम जो भी बात कर रहे हैं ना, हम माजी की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं आपसे कि हाफिज सईद साहब और ये दो लोग हैं ना जिनको लेके आज हम डिबेट कर रहे हैं कि मसूद अजहर, टेरर फंडिंग, ये वो। देखिए, आज जिसको आप साहब कह रहे हैं वो हमारे यहाँ आतंकी है। देखिए, गुजारिश सुनिए ना। देखिए, यहाँ पे जो टेरर फंडिंग की हम बात कर रहे हैं ना, FATF वो अदारा है, आपको भी ये पता है कि ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आने के लिए अगर आप कह रहे हैं, अगर वो हम काम कर रहे होते तो आज हम व्हाइट लिस्ट में आने के लिए तैयार ना होते। आज हम वो चीज हमारे हक में ना होती, FATF का फैसला हमारे हक में ना होता। अगर हम ये टेरर फंडिंग और टेररिज्म को अभी भी सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन आप जैसे अजीम ने कहा, मैं भी उसी बात को आगे लेके चलूंगा कि अब वो टाइम नहीं है। ये पाकिस्तान जो इस वक्त 2022 का पाकिस्तान है, यहाँ पे पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? वो कह रहे हैं कि बदलाव हुआ है, अब बदला हुआ पाकिस्तान है, ये हमारे देश को देखा गया है, तब हम ग्रे लिस्ट से हट रहे हैं और सफेद लिस्ट में आ रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? जी,
सर करना पड़ेगा ना। देखिए देखिए, आपको FATF लगता आपको है एक कि लिस्ट देता है। एक मिनट जरा सुन ले हम। क्या आप जोहेब सुन ले जरा। आप ये काम आराम करेंगे तो से फिर सुन आप ले। आगे निकलेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए रहो भाई, आराम से आराम से आराम से। आपको लगता है कि जिस देश का एक सम्मानित पत्रकार एक दुष्ट आतंकवादी के लिए साहब शब्द का प्रयोग करता हो, आपको लगता है पाकिस्तान का मानस परिवर्तित है? पाकिस्तान आज भी, अगर पाकिस्तान का मानस परिवर्तित है तो हाफिज सईद के बेटे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सैंक्शन लगवाने की जो सूची आती है, उस सूची के लिए वो चीन से डिप्लोमेटिकली जो है रिक्वेस्ट क्यों करता है? उसको तो कहना चाहिए हाँ, उसको तत्काल आतंकवादी घोषित करो। उसको जो है उमर शेख जो 9/11 का एक्यूज था, जो कन्विक्ट हुआ, उन 9/11 के अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमलों के लिए जिसने फंडिंग की मोहम्मद अट्टा को, उसको आपने अमेरिका को क्यों नहीं सौंपा साहब? आपने जो है, आप में अगर परिवर्तन आ रहा तो एमनुअल जवाहिरी आप ही के नेटवर्क में था, ले गए होते, अमेरिका को दे आए होते। अभी अभी मारा है, कुछ दिन पहले की बात है, एमनुअल जवाहिरी को अमेरिका ने ढूंढकर घुसकर मारा है, लेकिन आपने जो है एमनुअल जवाहिरी नहीं दिया, मुल्ला उमर आपने कभी नहीं सौंपा। तो देखिए पाकिस्तान, ठीक है, 30 सेकंड मेरे पास और है। जनरल शिवाज कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मेरे पास वक्त की कमी है। जनरल शिवाज जरा आप बोले अपनी बात 30 सेकंड में। मैं सच्चाई ये है कि जो बात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जो हमारे साथी भी बात करें पाकिस्तान के, उनको समझना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इनको अमेरिका हेल्प कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए अमेरिका को बेसी चाहिए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अलकायदा और आपके जो इस्लामिक स्टेट और तालिबान पे नजर रखने के लिए। जो अल जवाहिरी को मारा गया था वो ड्रोन पाकिस्तान के पेशावर से उड़ा था और उसकी खबर भी ISI ने दी थी। तो क्योंकि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये अमेरिका है जिसका, और कहीं ना कहीं जनरल शिवाज तो पाकिस्तान को यह भी सोचना चाहिए कि चाइना दोस्त है या दुश्मन, ये भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए पाकिस्तान को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े। SP वैद साहब, मेजर जनरल शिवाज, आप स्टूडियो में हमारे साथ थे, और 2 पाकिस्तानी मेहमान राणा अली जोहेब और अजीम भट्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कुरुक्षेत्र में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।